Hello friends, I am C. Rishabh Saxena and I welcome you all to another YouTube video. आज की वीडियो से हम एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ ऑन इन्वेस्टिंग एंड विल बी टॉकिंग अ लॉट ऑन द इन्वेस्टिंग फ्रंट एंड द पर्सनल फाइनेंस फ्रंट थ्रू आउट मैनी वीडियोज़ इन दी सीरीज़. तो जो आज की इस सीरीज़ का पहला वीडियो है दिस इज़ अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस. विल बी लर्निंग फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस में क्या कुछ इन्वॉल्व है, and if you are doing fundamental analysis what all you need to take care and what all you need to consider. So please watch this video till the end. We'll be covering many aspects और इस सीरीज़ की फर्दर वीडियोज़ में आपको हमारे साथ बने रहना है, तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल. सो टू स्टार्ट विद द फंडामेंटल एनालिसिस, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एग्जैक्टली शेयर क्या है. जो मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, जिनको आप शेयर्स बोलते हैं, वो एग्जैक्टली हैं क्या. तो इसको समझने के लिए आप ऐसा समझो कि आप एक बेकरी पर जाते हो, आपको एक केक पसंद आता है, दैट केक इज ऑफ लेट्स से 1 kg, राइट, और आप कंजम्पशन के लिए अपने घर में अकेले हैं. तो अगर आप वो केक पूरा का पूरा लेके जाते हैं और आप दुकानदार से पूछते हैं कि इस केक की ये केक कब तक चलेगा, तो वो बोलता है कि सर ये ओवरनाइट एक्सपायर हो जाएगा, आप इसको कल नहीं खा सकते, तो आपको आज ही कंज्यूम करना होगा. नाउ यू हैव असेस्ड कि द केक इन एंटायरिटी विल नॉट बी गुड फॉर यू, तो आप पूरा केक नहीं लेना चाहते, तो आप एग्जैक्टली क्या करोगे, दुकानदार से बोलोगे ओके इसकी छोटी पेस्ट्री साइज अवेलेबल है, तो दुकानदार कहता है हाँ पेस्ट्री साइज अवेलेबल है. नाउ यू असेस कि इंटायर केक का एक पोर्शन, अगर केक 1000 रुपीज़ का था, उसका एक पोर्शन विच इज़ नियरली 1/10 इज कॉस्टिंग यू 100 रुपीज़, तो उसको आपने कहा कि आपने इंटायर केक में से एक शेयर ले लिया. इन द वेरी सेम वे जो कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल होती है, कंपनी रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स टू रन इट्स बिजनेस. सो उसमें क्या होता है कि कोई एक इंसान पूरा पैसा नहीं लगा सकता, इतना कॉर्पस सॉरी किसी के पास नहीं है. तो उस केस में जो शेयर्स हैं वो इशू कर दिए जाते हैं पब्लिक को, और पब्लिक को अगर बिजनेस प्रोस्पेक्ट अच्छा लगता है तो वो इंटायर शेयर कैपिटल का एक पोर्शन, अ शेयर, दे जस्ट बाय इट. सो दैट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल. एंड अगर आप उसको कुछ भी पोर्शन खरीदते हैं तो आप उतनी परसेंट कंपनी की हिस्सेदारी ओन कर लेते हैं. लेट्स सपोज 1 लाख रुपीज, लेट्स सपोज सॉरी 1 लाख टोटल शेयर्स हैं, उसमें से आपने 10,000 शेयर्स ले लिए, तो आपके पास हिस्सेदारी आ गई 10% की. तो नाउ यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ 10%. सो नाउ जब हमने शेयर समझ लिया, तो अभी हम फंडामेंटल एनालिसिस को समझते हैं. फंडामेंटल एनालिसिस इज नथिंग बट आपको कौन सा स्टॉक पिक करना है आउट ऑफ एन नंबर ऑफ स्टॉक्स लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, वेदर इट बी एनएससी और बीएससी. अगर आपको एक स्टॉक चूज करना है तो आप कैसे चूज करो, या फिर अगर आप जो स्टॉक चूज करने जा रहे हो आपको ये डिसीजन बनाना है कि ये स्टॉक एकदम परफेक्ट है या नहीं, इसमें कुछ वैल्यू है या नहीं, ये मेरे को कुछ प्रॉफिट्स लेकर देगा या नहीं, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा फंडामेंटल एनालिसिस. सो फंडामेंटल एनालिसिस से आप जानते क्या हो. जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो किसी स्टॉक का, तो आप जानने की कोशिश करते हो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? अब इंट्रिंसिक वैल्यू को अगर मैं हिंदी में कहूँ तो कहते हैं आंतरिक वैल्यू. आंतरिक मीन्स अगर मैं किसी एक, लेट्स सपोज आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं खुद से, आप मैन्युफैक्चर करके बेचते हैं केक्स, कोई एग्जांपल लेते हैं. तो आपको केक बनाने के लिए क्या लगता है? आपको वाइट फ्लावर लगेगा, आपको शुगर लगेगा, आपको एग्स लगेंगे, कुछ एसेंस लगेंगे, कुछ बटर लगेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लॉट ऑफ थिंग्स. आपने उन सबको मिला के असेस किया कि अगर 1 kg केक बनाना है तो मुझे नियरली 400 to 500 रुपीज़ का मटेरियल लग जाता है. तो उस केक की आपके लिए इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हुई? आपको वैल्यू आपकी कितना पैसा लगा उस केक को बनाने में, तो आपने 500 रुपीज़ वैल्यू निकाला उसका, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू. अब फर्क नहीं पड़ता वो मार्केट में कितने का बिक रहा है. अगर उस केक की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो लोग उसके 1000 रुपीज़ भी देने को तैयार हैं. अगर उस केक की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और आपको पता है कि अगले दिन खराब हो जाएगा, तो आप उसको 300 रुपये में भी किसी तरह बेचोगे. तो वेरी सेम वे ये एग्जाम्पल एग्जैक्टली काम करेगा फंडामेंटल एनालिसिस में, कि आप ऐसे ही एक कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यूज निकालने की कोशिश करोगे और फिर आप असेस करोगे कि मार्केट में उसका प्राइस क्या है, क्या वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है,
अगर ज़्यादा है, तो क्या वो प्राइस जस्टिफ़ाई करता है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा होना? इट मीन्स क्या उस स्टॉक में, उस कंपनी में, उसके बिज़नेस में वो पोटेंशियल है कि वो इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर जितना प्रीमियम आ रहा है, वो आपको पे करना जस्टिफ़ाइड है? अगर हाँ, तो आपके लिए वो एक वैल्यू स्टॉक है, और अगर नहीं, तो आप स्टॉक को सिंपली अपने कंसिडरेशन से हटाओगे और किसी और स्टॉक के बारे में देखना शुरू करोगे। सो दैट्स व्हाट एग्ज़ैक्टली फंडामेंटल एनालिसिस डज़। फंडामेंटल एनालिसिस आपको वो कॉन्फिडेंस देता है दैट द स्टॉक दैट यू हैव पिक्ड अप इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट्स व्हेन यू आर इन द मार्केट। तो कभी कोई न्यूज़ आएगी, कभी कोई रूमर्स आएंगे, और उन सब की वजह से आप श्योर होते हो कि अगर ये न्यूज़ आ भी गई है या ये रूमर आ भी गया है, तो इट इज़ जस्ट अ शॉर्ट टर्म थिंग। तो जो लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे होते हैं, वो कभी इससे डरते नहीं हैं, और इनफैक्ट जो शॉर्ट टर्म डीलर्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, या फिर जिन्होंने फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया, वो डर के मारे ऐसे स्टॉक्स को उस डिप में बेचकर बाहर निकल जाते हैं, और आप जैसे वैल्यू इन्वेस्टर्स उन डिप्स पर इन स्टॉक्स को खरीद के अपनी वेल्थ क्रिएट करते हैं। फर्दर इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का या फिर फंडामेंटल एनालिसिस करने का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है, जिसको मैं आपको अगेन एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने कभी देखा होगा फ्रूट वेंडर्स जो होते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप उनके पास फ्रूट्स लेने जाओ, तो एग्जांपल अगर वो मैंगोज बेच रहा है, तो उसके पास एक मैंगो होगा जिसकी कैटेगरी होगी लेट्स से 100 रुपीज़ केजी। उसी के साइड में एक और स्टैक होगा विच वुड बी लेट्स से अराउंड 70 रुपीज़ केजी। अब आप उससे पूछो कि मैंगो तो देखने में तो सेम वैरायटी लग रहा है, तो प्राइस में फ़र्क क्यों है? तो वो बताता है कि सर, जो ये मैंगो 100 रुपीज़ केजी है, ये मैं आज ही मंडी से खरीद के लाया हूँ, और जो 70 रुपीज़ केजी है, ये मैं परसों लाया था। अब ये रॉटन हो सकते हैं, तो मुझे आज इनको बेच के किसी भी हालत में निकलना पड़ेगा। तो मेरी लागत से कम भी मुझे मिलेगा, बट एटलीस्ट आई विल बी एबल टू रिकवर समथिंग। इन द वेरी सेम वे, जब आप किसी शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं या उसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाता है कि अगर मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू से कितनी वैल्यू मैं डिराइव कर सकता हूँ इस शेयर से एट मैक्सिमम, और अगर मैं उस प्राइस पे पहुंच चुका हूँ, सो इट इज़ टाइम फॉर मी टू श्रेड इट। मुझे बेच देना होगा, और नेक्स्ट टाइम मुझे फिर से स्टॉक सस्ता मिलता है तो मैं इसको दोबारा ले सकता हूँ। तो क्या आप फंडामेंटल एनालिसिस से अपने बाइंग या सेलिंग डिसीजन को टाइम भी कर सकते हो? तो ऑफ कोर्स यू कैन, डेफिनिटली। तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस ना कि सिर्फ सही स्टॉक पिक करने में हेल्प करता है, रादर ये आपको स्टॉक्स को कब खरीदना है और कब बेचना है, उसमें भी मदद करेगा। सो इसके लिए एक और टूल भी है, विच इज़ कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस, बट टेक्निकल एनालिसिस इज बेस्ड अ लॉट अपॉन चार्ट एंड द ट्रेंड एनालिसिस। बट आई वुड से कि अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं, तो आपको हमेशा स्टिक रहना होगा ऑन दी फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस विल give you the power to choose the right stock at the right time and then sell the right stock at the right time as well. Now moving further, अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है, तो उसको फर्दर फिर दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन करता है। फंडामेंटल एनालिसिस में आप दो एनालिसिस फर्दर करते हैं, एक को कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरे को कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नाउ लेट्स टॉक इन डिटेल कि क्वालिटेटिव एनालिसिस एग्जैक्टली क्या होता है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप करते हो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक तो आप करते हो इंडस्ट्री एनालिसिस, और दूसरा आप करते हो मैनेजमेंट एनालिसिस। सो नाउ व्हाट इज इंडस्ट्री एनालिसिस? सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हो कि जो स्टॉक या जो कंपनी आपने चूज की है फॉर ईदर इन्वेस्टिंग और फॉर स्टडी पर्पस, वो किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। एग्जाम्पल, मैं अगर एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी को देख रहा हूँ, तो जो उसकी इंडस्ट्री है वो ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री है। तो मुझे सबसे पहले तो उस इंडस्ट्री को रीड करना होगा। इंडस्ट्री में रीड करने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं कि उस इंडस्ट्री एज अ होल का ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। एग्जाम्पल, अगर मैं ऑटो एंसिलरी की बात कर रहा हूँ, तो इस समय सबसे ज़्यादा ग्रोइंग क्या है ऑटो एंसिलरी में भी? ऐसी कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं ऑटो एंसिलरी या पार्ट्स का फॉर दी इलेक्ट्रिक व्हीकल या ई व्हीकल के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। हम भी जानते हैं कि अब जो फ्यूचर है आने वाला, वो होगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का, सॉरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। सो ऐसी कंपनीज जो कि अभी से जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है फॉर ई व्हीकल्स, they are going to have a competitive edge over the other companies who are still manufacturing for the only for the diesel and petrol based vehicles. तो ये आपने कैसे देखा? थ्रू द इंडस्ट्री एनालिसिस। फिर फर्दर
आपकी इंडस्ट्री में क्या कहीं कोई एंट्री बैरियर्स हैं या नहीं? इसका एक क्लासिक एग्ज़ाम्पल आप लेके देख सकते हो। अगर मैं ऑटोमोटिव पार्ट्स में बात करूँ तो वहाँ पे कोई एंट्री बैरियर नहीं है। कल को किसी और को एक नई कंपनी खड़ी करनी है, मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करना है, लेट्स से कि कोई एक्सक्लूसिवली फॉर ई व्हीकल्स एक ऑटो एंसिलरी कंपनी खड़ी करना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है? एब्सोल्युटली वो एक प्लांट स्टैब्लिश कर सकता है और सिंपली मैन्युफैक्चरिंग करके पार्ट्स को बेच सकता है टू द बिग कंपनीज इन द वेरी सेम प्लेस। अगर आज आपको इच्छा हो या इंडिया के किसी और इंसान में इच्छा जागे कि वो रेलवे टिकटिंग में एक बिज़नेस देखता है और एक कंपनी स्टैब्लिश करना चाहता है और जो रेलवे के रिज़र्वेशंस हैं वो करेगा और डायरेक्टली सीट अलॉटमेंट करेगा। तो क्या ये आज की डेट में पॉसिबल है? एब्सोल्यूटली नॉट। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिव टिकटिंग राइट्स दिए हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आईआरसीटीसी को। आज अगर आपको ई-रिज़र्वेशन करना है, तो आप कहाँ से बुक करते हो? आईआरसीटीसी से। आप बुक और भी एग्रीगेटर से करते हो, इक्सिगो या और कोई भी यात्रा डॉट कॉम, बट वहाँ पे वो क्या है कि अल्टीमेटली रिज़र्वेशन वो भी आईआरसीटीसी के थ्रू करते हैं, बट वो ईज़ी इंटरफ़ेस के साथ अवेलेबल है, तो वहाँ पे आपसे कुछ एक्स्ट्रा कमीशन लेता है। बट जो एक्सक्लूसिव टिकटिंग करता है, पूरा टिकटिंग मैनेजमेंट देखता है, वो आईआरसीटीसी ही देखता है। इसके अलावा जो ट्रेन्स के अंदर फूड का बिज़नेस है कंप्लीटली, दैट इज़ बीइंग डन बाय आईआरसीटीसी इटसेल्फ। तो आईआरसीटीसी के पास वहाँ पे एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। अब क्या यहाँ पर कोई एंट्री बैरियर दिखता है हमें? ऑफ कोर्स यहाँ पर एक एंट्री बैरियर है, जब तक गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, तब तक तो कोई और आईआरसीटीसी के पैरेलल में आके खड़े होके ना तो टिकटिंग बिज़नेस कर सकता है, ना फूड बिज़नेस कर सकता है। तो वहाँ पर लगा हुआ है एक एंट्री बैरियर। तो ऐसे ही हमें बैरियर को आइडेंटिफ़ाई करना है। फिर इसके बाद आप इंडस्ट्री एनालिसिस के बाद आप चलते हो मैनेजमेंट एनालिसिस पे, तो आप वहाँ पर सबसे पहले देखते हो कि जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या फिर जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, वो कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके पास एग्जैक्टली कितना एक्सपीरियंस है, उनके पास कितने एस्टैब्लिश्ड डिग्रीज या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। एग्जाम्पल, अगर मैं एक केमिकल बनाने वाली कंपनी को एनालाइज कर रहा हूँ और उसका मैनेजमेंट एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मुझे देखना ये ज़रूरी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इन्वॉल्व कितने लोग केमिकल इंजीनियर्स हैं या फिर जिनके पास एक्सपर्टीज़ है टू फॉर्मुलेट केमिकल्स, ऐसे कितने लोग हैं। होना बहुत ज़रूरी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो प्रमोटर्स हैं, उनके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, जो वो कंपनी बिज़नेस कर रही है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या बिज़नेस में। इसी के साथ मैं फर्दर एनालिसिस करना चाहूँगा उसी कंपनी के और की मैनेजरियल पर्सन्स लाइक सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, उन लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस हैं या फिर रिसेंटली कोई चेंजेस आए हैं, अभी किसी नए मार्केटिंग मैनेजर या मार्केटिंग हेड को अपॉइंट किया गया है। हो सकता है कंपनी ने आइडेंटिफाई किया हो कि नया मार्केटिंग मैनेजर रखने से सेल्स बूस्ट हो जाएंगी। तो ये सब आप जब आप मैनेजमेंट एनालिसिस करते हो तब आप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। तो इसको हम पर्सनल एनालिसिस भी कह सकते हैं कि कंपनी में इन्वॉल्व जो सारी की और मेन पर्सनल्स हैं, उनको आप एनालाइज करते हो कि एग्जैक्टली व्हाट दे आर एंड विल बी डूइंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंपनी। So this was all about qualitative analysis. Now let's talk about the qualitative analysis. So qualitative analysis depends entirely on the facts and figures. अब ये फैक्ट्स एंड फिगर्स जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी भी कंपनी की 3 इम्पोर्टेंट होती हैं, जो किसी भी इन्वेस्टर या ऐसे पर्सन को पढ़नी ज़रूरी हैं जो कंपनी में इंटरेस्ट रखता है। 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन-सी हैं? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आप इन तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ठीक से पढ़ना और जानना जान गए, तो आप फंडामेंटल एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस पोर्शन मास्टर कर सकते हैं। नाउ ये तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करना क्या टफ है? एब्सोल्युटली नॉट, एंड आई एम गोइंग टू मेक इट रियली ईजी फॉर यू थ्रू माय अपकमिंग वीडियोस, जिसमें स्पेसिफिकली बैलेंस शीट को कैसे रीड करना है, प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे रीड करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे रीड करना है, फिर इन तीनों को आपस में कोरिलेट करके कैसे रीड करना है, कौन से इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं जो आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट से डराइव करते हो, और जिसमें आपको पीयर कंपैरिजन करने की ज़रूरत है। पीयर मतलब साथ ही कंपनियों के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत है, या फिर आपको इसी कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड को, किन रेशियोज़ को देखना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आगे आने वाले वीडियोज़ इस सीरीज़ के काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए उस पर्सपेक्टिव से। सो फॉर नाउ क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करना आना ज़रूरी है,
और तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है जो मैं आपके साथ इसी वीडियो में डिस्कस करना चाहूँगा, विच इज़ कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट। आपको किसी भी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट डेराइव करना आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इनकम स्टेटमेंट बनाना सीख लिया तो आप बिल्कुल मास्टर कर जाएंगे किसी भी कंपनी के इम्पॉर्टेंट डेटा को फनल आउट करने में। अब इनकम स्टेटमेंट दिखती कैसी है? तो अब आपकी स्क्रीन पे एक इनकम स्टेटमेंट दिख रही है। ये इनकम स्टेटमेंट टिपिकली इसी तरीके से हर एक कंपनी में प्रिपेयर की जाती है, जो स्टार्ट होती है विद सेल्स एंड एंड हो जाती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस या ईएटी पर। अब इस इनकम स्टेटमेंट को डिटेल में समझना शुरू करते हैं कि ये इनकम स्टेटमेंट हमको क्या-क्या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देगी। और इस इनकम स्टेटमेंट को समझते-समझते मेरी वो ऑडियंस जिन्होंने ऑलरेडी शार्क टैंक इंडिया देखा हुआ है, काफ़ी सारे एपिसोड्स देखे हैं, वो काफ़ी कुछ रिलेट कर पाएँगे कि इसमें से काफ़ी टर्म्स उन्होंने वहाँ पर सुनी हुई हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट किससे करेंगे? विल स्टार्ट विद सेल्स। आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, सेल्स है। सेल्स में से आप सबसे पहले डिडक्ट करते हो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नाउ डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? सी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस। मैं आपको डेफिनेशन क्यों समझाऊँ, मैं आपको एक आसान तरीका समझाता हूँ। तो आप मेरे साथ एक एग्जाम्पल समझो। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं हूँ एडिडास, मैं बनाता हूँ शूज़। अब मैंने शूज़ बनाने शुरू किए, तो मेरे को शूज़ बनाने में मेजरली क्या लगता होगा? शू का सोल लगेगा यानी रबर लगेगा, लेदर लगेगा, लेसेस लगेंगे और कुछ स्टिचिंग मटेरियल लगेगा। मोटा-मोटा एक शू को बनाने में यही खर्चा आएगा। फिर उसको पैक करने के लिए मुझे एक रैपिंग शीट लगेगी, एक कार्डबोर्ड बॉक्स लगेगा, दैट्स ऑल। इतने में मेरा एक पूरा शू बन के रेडी होके मार्केट जाने के लिए तैयार है। तो अब डायरेक्ट एक्सपेंस कंपनी के एडिडास में वो हुए जो एक और नया पेयर ऑफ शू बनाने में उन्हें खर्च करने पड़े। अब एडिडास को क्या सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे खर्च कर देने से क्या वो एक कंपनी पूरी चला सकती है? नॉट एट ऑल। वहाँ पे कई सारे सेल्स मैनेजर होंगे, अकाउंट्स टीम होगी, एचआर टीम होगी। क्या उनका डायरेक्टली शू बनाने से कोई लेना-देना है? नॉट एट ऑल। अकाउंट्स टीम वुड बी टेकिंग केयर ऑफ द अकाउंट्स, एचआर पर्सनल का ध्यान रख रही होगी। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे और कुछ और लोग होंगे जिनका डायरेक्टली प्रोडक्शन से कोई लेना-देना नहीं है। तो मुझे डायरेक्ट एक्सपेंस देखते टाइम सिंपली ये देखना है कि वो खर्चे या वो लोग जो डायरेक्टली मेरे शू बनाने में इन्वॉल्व्ड हैं डायरेक्टली, वो मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अब ऐसे डेली पेड वर्कर्स होंगे जो शू बनाते हैं बाय हैंड और उनको डेली के या फिर जितना शू बना रहे हैं उस शू पर शू के बेसिस पे कुछ पैसा मिलता है, उसको हम वेज रेट वर्कर्स भी कह देते हैं। तो ऐसे वेजेस वाले वर्कर्स होंगे, वो भी क्या मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं? ऑफ कोर्स। अगर मैंने एक और पेयर ऑफ शू नहीं बनाया तो मुझे उस पेयर के लिए उनको पे नहीं करना है। अगर उसने एंटायर डे में 100 पेयर बनाए तो मैं 100 के लिए पे कर दूंगा। 101 बनाएगा तो एक एक्स्ट्रा पेयर के लिए मुझे फिर से पे करना पड़ेगा, तो दैट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस। सो यहाँ पर शू वाले केस में मेरा कॉस्ट ऑफ लेदर, कॉस्ट ऑफ थ्रेड, कॉस्ट ऑफ सोल या फिर रबर एंड द लेबर इन्वॉल्व्ड कैन बी कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंस, ऑफ कोर्स। तो अभी मैं मान के चलता हूँ कि मेरी ये शू वाली इंडस्ट्री को ही इसी एग्जांपल में फिट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेल्स में से ये वाले तीनों खर्चे यानी डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू शूज माइनस कर दिए। ये माइनस करने के बाद वेयर डू आई रीच? आई रीच एट ओपीएम और कॉल्ड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को हम कंट्रीब्यूशन भी कह देते हैं। तो आपने शार्क टैंक इंडिया में बहुत बार सुना होगा कि आपके ऑपरेटिंग मार्जिन्स कितने हैं, आपके ऑपरेटिंग मार्जिन्स कितने हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन्स इंपॉर्टेंट क्यों बन जाते हैं? क्योंकि वो कंपनी की जो स्कोर प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन से प्रॉफिटेबिलिटी एग्जैक्टली क्या हो रही है वो जानने में मदद करते हैं। ये पता चलता है कि अगर एडिडास अपना शू 1000 रुपीज़ का बेच रहा है तो उसको बनाने में 100 रुपीज़ का खर्चा है, लेट्स से। तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कितने हैं? 90%। तो अगर 90% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैं, दैट गिव मी अ गुड आइडिया कि प्रोडक्ट के बनाने से लेके बेचने के बीच का जो गैप है दैट इज़ ह्यूज। यानी वहाँ पर स्कोप बहुत है। अगर मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और बाकी कॉस्ट उतनी ज़्यादा नहीं है तो माई कंपनी हैज़ पोटेंशियल टू मेक बिग प्रॉफिट्स। नाउ मूविंग फर्दर, अगर मैं कॉन्ट्रीब्यूशंस में से अपनी फिक्स्ड कॉस्ट हटा दूं, अब वापस आ जाइए एडिडास वाले एग्जाम्पल पे। जो मेरी लेदर और सारे शूज़ बनाने की कॉस्ट थी वो मैंने डायरेक्ट कॉस्ट में डाल के माइनस कर दी। नाउ उसके अलावा जितनी भी कॉस्ट रिमेनिंग है, अब सिक्योरिटी गार्ड्स का पैसा है, अकाउंट्स टीम का पैसा है, एचआर टीम का पैसा है, इसके अलावा मशीनरी का कोई रिपेयर मेंटेनेंस है,
मेरे इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस हैं, इसके अलावा मेरे एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस हैं, मेरे लेट्स से मेरी कोई ऑडिट फीस है, कोई प्रोफेशनल फीस है, व्हाटएवर इट इज़, एवरीथिंग इज़ इनडायरेक्ट। इट मीन्स उसका प्रोडक्शन से डायरेक्टली लेना देना कुछ नहीं है। प्रोडक्शन हो चाहे ना हो, ये कॉस्ट तो इनकर करनी ही पड़ेंगी। एग्जाम्पल, अगर मेरी अकाउंट्स टीम बैठी हुई है, तो आज के दिन अगर मेरी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, मान लेते हैं मेरे वर्कर्स हड़ताल पे हैं, तो क्या मैं अकाउंट्स टीम को बोल सकता हूँ कि मैं आपको आज का पैसा नहीं दूंगा क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हुआ? नॉट एट ऑल, दे आर माई सैलरीड वर्कर्स। उनको तो मंथ के एंड पे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी जानी ही है, तो दे आर माई इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अभी मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को यहाँ से रिड्यूस कर दिया, तो मेरे पास जो फिगर निकल के आई गई, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। इसको इबिडा कहते हैं, EBITDA, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिविडेंड एंड अमोर्टाइजेशन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फिगर्स जो मैंने अभी डिटेक्ट नहीं किए हैं, वो हैं इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिविडेंड एंड अमोर्टाइजेशन। अब एबिटा में से मैं दो इंपॉर्टेंट फिगर्स फिर माइनस करूंगा, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डिप्रिसिएशन क्या होता है? सिंपली इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड, मैंने एक मशीनरी खरीदी 10 लाख रुपीज़ की, इसकी जो टोटल यूजफुल लाइफ है, यानी ये कितने सालों तक मेरे को प्रोडक्शन करके देगी, वो 10 साल है। तो मैं अपनी मशीनरी को हर साल 1-1 लाख रुपए से डिप्रिशिएट कर देता हूँ, ताकि 10 साल के एंड पे वो मशीनरी की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। और ये 1-1 लाख रुपए जो मैं डिडक्ट करता हूँ, ये मेरे प्रॉफिट में से मैं कम करके दिखा देता हूँ। एग्ज़ैक्टली मेरी जेब से पैसा बाहर तो नहीं जा रहा हर साल 1-1 लाख रुपए, बट आई कीप इट एज़ अ प्रॉफिट का रिज़र्व कि एट द एंड ऑफ 10th ईयर मेरे पास अगेन एग्ज़ैक्टली 10 लाख रुपीज़ इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट का रिज़र्व अवेलेबल होगा, तो मैं नई मशीनरी फिर से खरीद पाऊँगा। तो दैट इज़ कॉल्ड डिप्रिसिएशन। इसके अलावा अमोर्टाइजेशन होता है। अमोर्टाइजेशन को आप ऐसे समझ सकते हो कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं या कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं, स्पेसिफिकली इंटेंजिबल एसेट्स, जिनको कि जिनकी वैल्यू एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी एक तरीके का डिप्रिसिएशन है, बट डिप्रिसिएशन है ऑन द इंटेंजिबल एसेट्स। एग्जाम्पल, मेरी गुडविल, कोई भी ऐसे एसेट्स जो दिखते नहीं हैं बट उनकी भी एक यूज़फुल लाइफ है। उस यूज़फुल लाइफ में मैं उसे अगर डिप्रिसिएट करता हूँ, तो उसे मैं अमोर्टाइजेशन कह देता हूँ। तो मैंने डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को भी घटा दिया। अब मेरे पास बच चुका है ईबीआईटी। ईबीआईटी इज़ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अब इसमें से मैंने इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को छोड़ दिया है। अब इंटरेस्ट एंड टैक्सेस को अलग-अलग से माइनस करने का पर्पस क्या है कि जो इंटरेस्ट है, वो भी एक तरीके की फिक्स्ड कॉस्ट है, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू माय प्रोडक्शन, बट ये वो कॉस्ट है जो मुझे बैंक्स को डायरेक्टली पे करनी है। इट मीन्स मैंने कोई लोन लिया हुआ है, वो लोन के ऊपर मुझे फाइनेंस कॉस्ट आ रही है, जिसको मुझे बैंक को पे करना पड़ता है, तो उसको मैं यहाँ पर डिडक्ट कर देता हूँ। तो मैंने इंटरेस्ट को डिडक्ट कर दिया, तो आई रीच एट ईबीटी, एंड ईबीटी के बाद में टैक्सेस को डिडक्ट करने के बाद फाइनली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर नेट प्रॉफिट पे पहुंच जाता हूँ। अब ये जो शुद्ध प्रॉफिट बाद में मेरे पास बचा है, ये प्रॉफिट किसका है? डायरेक्टली ये प्रॉफिट्स है कंपनी के शेयर होल्डर्स या मालिकों का। तो जो नेट प्रॉफिट होता है, दैट इज पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। इसको हम रिजर्व एंड सरप्लस में लेके जाते हैं बाद में, वो मैं आपको बैलेंस शीट एनालिसिस के टाइम पे ठीक से समझाऊंगा। तो दिस इज माय इनकम स्टेटमेंट, और ये इनकम स्टेटमेंट आगे हमें हमेशा जब भी हम फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे होंगे, तो ये जो मैंने आपको टर्म्स बताए ना, EBITDA, EBIT, EBT, ये सारे टर्म्स हम बार बार यूज़ करेंगे, और इन्हीं से रिलेटेड कई सारे रेशोज़ आएंगे। उन रेशोज़ पे भी हम आगे एनालिसिस के टाइम पे बात करेंगे। तो ये इनकम स्टेटमेंट आपके दिमाग में हमेशा फ्रेम्ड होनी चाहिए। इट वुड बी बेटर कि अगर आप कीनली इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्टिंग या फिर स्टडिंग स्टॉक्स में, तो ये इनकम स्टेटमेंट का ये जो फॉर्मेट है, इसको आप अपने पास या तो पेन पेंसिल से बना के रख लें, बेटर होगा, या फिर मैं जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे भी एक लिंक छोड़ दूंगा, आप वहाँ से इस इनकम स्टेटमेंट का टेम्पलेट डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो जब भी हम इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस करेंगे, तो आप उस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। सो दैट वाज इट अबाउट दी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसी के साथ मेरा इस पे फंडामेंटल एनालिसिस पे डिस्कशन ओवर होता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हमने सीख लिया कि हम कंपनी के सारे इन्स एंड आउट, वेदर इट बी अबाउट द मैनेजमेंट, द एम्प्लॉयज़, द इंडस्ट्री, या फिर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, हर एक जगह छानबीन करके देखते हैं कि कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। इंट्रिंसिक वैल्यू में मैं फिर आगे फ्यूचर पोटेंशियल भी देखने की कोशिश करता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, अगर कंपनी के आज प्रॉफिट्स क्या हैं, बट मुझे दिख रहा है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो वेल एक्सपीरियंस्ड है,
तो कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल अभी यहाँ पे बहुत अच्छी है। इसके अलावा मुझे दिख रहा है कि इंडस्ट्री में इंटायरली ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा है। तो फिर मुझे देखना पड़ेगा कि अभी आगे कंपनी में वैल्यू बहुत बची हुई है। तो उस बेसिस पे मैं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बना पाऊँगा। सो फॉर दिस वीडियो दैट वाज़ इट। आई होप आपको फंडामेंटल एनालिसिस पूरा ठीक से समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ द फंडामेंटल एनालिसिस आपको समझ आया होगा। Now the next video that I'm going to release will be about how to study the balance sheet. So that is again going to be very important video for you. So stay connected with me and stay tuned with the channel. I would request you to subscribe to the channel if you find that the information I am sharing with you holds some value और आप कनेक्टेड रहोगे तो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना सो दैट जब भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।